आज हमारी करंट की दूसरी क्लास है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। पहली क्लास हम पिछले मंगलवार को दे चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं जो विभिन्न और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं जो आपके एग्जाम से सीधा संबंध रखते हैं और आने की संभावनाओं से भरपूर हैं। उन विषयों पर हम यहाँ बात करते हैं करंट अफेयर्स में सप्ताह भर की जो घटनाएँ हैं। तो पहला करंट जो है इस क्लास का वो 1 दिसंबर के से जुड़ा हुआ है। 1 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है इस सप्ताह का? 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मशहूर है। इसी दिन एड्स दिवस मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 1 ही दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ का स्थापना दिवस। बीएसएफ कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसकी स्थापना दिवस ये जो इस बार 2022 में जो स्थापना दिवस मनाया गया वो इसके 58वें यानी 58 वर्ष हो गए हैं। बीएसएफ की स्थापना के 58वां दिवस है इसका बीएसएफ का। इसी दिन ये तो 1 दिसंबर की घटना हो गई। 2 दिसंबर को क्या? 2 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है? 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है भारत में। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। साक्षरता दिवस ये तो दिवस है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, वन लाइन में, एक लाइन में आपको दे करके कि ये दिवस कब मनाया जाता है, वो तारीख कौन कौन सी है। फिर बात आती है 3 दिसंबर की कि 3 दिसंबर में भी कोई दिवस है जो मनाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण दिवस है 3 दिसंबर को, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तो दिवस से संबंधित घटनाक्रम है जो आप 3-4 दिवस याद रखिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में एक लाइन में आपसे पूछ सकता है कि ये दिवस का वो तारीख कि इस दिसंबर को 1 दिसंबर या 2 दिसंबर, या फिर एक लाइन में ये पूछ सकता है कि इनमें से कोई भी दिवस का नाम और किस तारीख को मनाया जाता है ये दिवस। ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 दिवस भी अगर आप हर क्लास में करते जाएंगे तो एग्जाम तक आपके पास इतने दिवस होंगे कि उसके आगे कहीं क्वेश्चन बनना नहीं है। ये तीनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ दिवस है आपका एड्स दिवस, जिसका कोई इलाज नहीं। अपने आप में एक बड़ा इशू है ये, और विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी चर्चा में हमेशा रहती है और इलाज ना होने के कारण ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जागरूकता का भी विषय है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण चूंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, आईटी सेक्टर आपका आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर से ही आप जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ भी आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ही प्राप्त कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक सामाजिक स्थिति है ये। तो कहीं ना कहीं ये जो दिवस आपको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो दिवस इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि उनका एक नहीं बल्कि और भी परपेस में उनको हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, और जो समाज में आपसे और आपकी एक्टिविटी या क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो एग्जाम में इनके आने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उन दिवसों को ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो इस तरह के कई सारे फील्ड को कवर करते हैं और जो समाज में या देश के अंदर अन्य अन्य अर्थों में अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सारे दिवसों को आप देखेंगे। दिवस तो हर दिन कोई ना कोई दिवस होता ही है, लेकिन वो दिवस जो आपको सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उन दिवसों पे हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। एक अगली न्यूज़ है, एक रिपोर्ट आई है हाल ही में कि हिंसा के जोखिम वाले जो देश हैं उनकी एक सूची जारी की गई है। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि हिंसा के जोखिम वाले सूची में टॉप पर कौन है। तो इसमें टॉप पर पाकिस्तान है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह की न्यूज़ आपसे
पूछ लेता है। ठीक है, यानी जो हिंसा के रूप में जो जोखिम की स्थिति होती है, जिसकी वजह से एक ऐसा जोखिम जहां हिंसात्मक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, एक ऐसे क्षेत्र, उनके लिए एक सूची जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उस सूची में रैंकिंग दी जाती है कि किस देश में रहने पर वहाँ पे हिंसा के लिए जोखिम बढ़ जाता है। जोखिम का मतलब खतरा, हिंसात्मक खतरे बढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर है। गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ जो अतिथि हैं, जो गणतंत्र दिवस समारोह है, इस समारोह में 2023 के गणतंत्र दिवस में जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो कौन हैं? ये सवाल आपसे अगले एग्जाम में पूछ सकता है, यानी ये आने वाले अगले गणतंत्र तक ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मिस्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, अब्देल फत्ताह अल सीसी। तो लिख लीजिए कि गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के जो मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि वो कौन है? मिस्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी कोई पूछ लेता है किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रित किया गया है या आमंत्रित किया गया है, तो मिस्र राष्ट्र के, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम है अब्देल फत्ताह अल सीसी। अब्देल फत्ताह अल सीसी ये राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ के। इनको निमंत्रित किया गया है जो गणतंत्र दिवस समारोह है 2023 का, वहाँ उस दिन के लिए ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हर साल कोई ना कोई आमंत्रित किया जाता है, हमारे देश की परंपरा में है ये कि हम अतिथि देवो भव, तो कोई ना कोई अतिथि आता है, और हर साल आपके एग्ज़ाम में भी वो अतिथि आ जाते हैं, तो आप उनका नाम याद रखिए। हालांकि जब भी वो आएंगे तो आपको इतने चर्चे होंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक नहीं आते हैं और मीडिया में नहीं है तब तक के लिए कम से कम आपको अगर कोई एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द जुड़ जाने से इम्पॉर्टेंट है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी कहीं भी अपेक्षाकृत बहुत कम है, आज भी कम है। सरकार भले ही बहुत मेहनत कर रही है इनके रेशियो को बढ़ाने के लिए कि अलग अलग जगहों पर आयोग हो, संस्थाएं हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या गवर्नमेंट जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं भी महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सरकारें बहुत काम कर रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, रिजर्वेशन है, कानूनी प्रावधान है। तो इस वजह से अगर इतने बड़े पद पर कोई महिला बैठ रही है जा करके, तो वो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा, ध्यान रखिएगा, पीटी ऊषा। इनको एक और नाम से जाना जाता है, उड़न परी नाम से, ये नाम फेमस हुआ है अभी कुछ ही दिनों में। इस नाम, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे खास बात है कि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं था, ये निर्विरोध चुनी गई हैं, यानी अध्यक्ष पद के लिए कोई और कैंडिडेट ही नहीं था, इनको नामित किया गया एक तरीके से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि निर्विरोध चुनी गई हैं, इनके कंपटीशन में कोई नहीं था। एक महोत्सव चर्चा में है, लूसोफोन महोत्सव। लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट महोत्सव है क्योंकि ये नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे महोत्सव भारत में होते हैं, लेकिन इस तरह का नाम जो यूनिक हो अपने आप में, जो बहुत कम सुनाई देता हो, चर्चा में हो, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है, गोवा राज्य द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों? अब ये लूसोफोन क्या है ये आप ध्यान रखिए, गोवा राज्य। लूसोफोन का मतलब क्या हुआ? लूसोफोन दरअसल जो पुर्तगालियों का जो उपनिवेश रहा है, ठीक है, पुर्तगाली का जो उपनिवेश रहा है, वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली होगी। तो उन देशों का एक समूह है
ये लूसोफोन महोत्सव में पार्टिसिपेट करने वाले वे देश हैं जहाँ की भाषा या वे राज्य हैं जहाँ की भाषा पुर्तगाली है, उन सब के एक सम्मेलन में का एक आयोजन किया जा रहा है गोवा में, जिसे लूसोफोन महोत्सव नाम दिया गया। यह आयोजन 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा, डेट पूछ सकता है 3 दिसंबर 2022। ये आप यानी पुर्तगाली भाषा वाले राज्यों का एक सम्मेलन है या राज्यों का एक महोत्सव है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान कर रखिएगा, ठीक है। तो लूसोफोन एक कंट्रीज हैं, वे देश हैं, बहुत सारे देश अब जैसे गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा है, लंबे समय तक उपनिवेश रहा है पुर्तगालियों का, ऐसे पुर्तगाल ने भी शासन किए हैं। तो वो देश जहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है या आधिकारिक भाषा है, उन देशों का ये महोत्सव है, ये ध्यान रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री का नाम पूछ सकता है, प्रमोद सावंत कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री पूछ सकता है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अगर महोत्सव नहीं पूछा तो महोत्सव से जुड़े हुए हैं ये मुख्यमंत्री जी, इन्होंने ही उद्घाटन किया इस महोत्सव का, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में एक राज्य है नागालैंड, और नागालैंड में एक महोत्सव का आयोजन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हॉर्नबिल महोत्सव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस राज्य से संबंधित है हॉर्नबिल महोत्सव। और इस महोत्सव का जो 23वां संस्करण है वो इस बार आयोजित किया गया, यानी महोत्सव का 23वां संस्करण था ये 2022 में, ठीक है। समय पूछ सकता है टाइम पीरियड कब इसका आयोजन किया गया, तो 1 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। 1 दिसंबर 2022 कहाँ से किया गया? कभी कभी छोटे एग्जाम में विलेज का नाम, गांव का नाम पूछ लेता है, तो नागा हेरिटेज विलेज एक किसामा है वहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। नागा हेरिटेज विलेज है, विलेज मतलब गांव है, और उसका नाम है किसामा, ठीक है। तो किसामा गांव से इसका आयोजन शुरू हुआ, इस महोत्सव का उद्घाटन वहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सवाल कभी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो हमारे प्रेजेंट में जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, ये इसके मुख्य अतिथि रहे हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य अतिथि रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी सदस्यता भारत ने ग्रहण की थी। 2 साल के लिए भारत अस्थायी सदस्य हुआ था यूएनएससी का। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उन अस्थायी सदस्यों में भारत भी एक था, जिसका कार्यकाल दिसंबर लास्ट में समाप्त हो रहा है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि यूएनएससी का दिसंबर की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो दिसंबर महीने की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दिसंबर माह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दिसंबर माह की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इसका तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है अब एग्जाम में। कई बार ऐसा हुआ है कि संस्थाओं का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया है वनडे एग्जाम में। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये आप जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में कभी पूछ सकता है वनडे एग्जाम में कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं। तो मेंबर का मतलब यहाँ पे होगा सदस्य देश।
तो 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हर घर गंगा जल परियोजना, एग्जाम में आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य की है। हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की ये परियोजना है। ये राज्य के जो सूखे क्षेत्र हैं, जहाँ सूखा होता है, सूखे वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र में नल के माध्यम से जल को पहुँचाने की परियोजना है बिहार राज्य सरकार की। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाएं पूछता है। आप अगर पिछला लेखपाल एग्जाम का पेपर उठा के देख लें तो बहुत सारी योजनाएं पूछा है। मतलब लगता है कभी कभी कि एग्जामिनर का मूड कभी भी खराब हो सकता है और वो आपको ऐसे क्वेश्चन उठा करके 10, 12, 15 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारियां आप छोड़िए नहीं। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, परियोजनाएं तो बिहार की भी पूरे देश में हजारों की संख्या में चल रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। दूसरी पहली चीज़ की लॉन्च की गई, अभी करंट में है, ये चर्चा में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ बाढ़ से ही पीड़ित रहता है हमेशा ये, वहाँ भी सूखे की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, जल संसाधन है, गंगा जल परियोजना है, क्योंकि गंगा से रिलेटेड बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो आपको कंफ्यूजन के लिए संभव है कि आपसे पूछ ले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बिहार के इस इंफॉर्मेशन को पूछने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जब आप सब कुछ गंगा नदी, गंगा यमुना आप पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ही उसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, बिहार तक आप जाते ही नहीं है पढ़ करके, और इससे पहले कि आप वहाँ पहुँचे एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और चर्चा में आई है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उस ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए यूनेस्को से सिफारिश की गई है। तो पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। अब ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, या कोरल सागर भी कह सकते हैं, वहाँ पे एक है। एक सम्मेलन हुआ है भारत में, ये पहला सम्मेलन है, तटीय सुरक्षा सम्मेलन। पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन चेन्नई में हुआ है। अगर कभी भी आपने ये इन्फॉर्मेशन आप भूल भी गए हैं तो अगर क्वेश्चन से आ जाता है कि तटीय सुरक्षा सम्मेलन, तो तट का मतलब हो गया कि समुद्र का किनारे के क्षेत्र में क्या है, सुरक्षा को लेकर के कोई सम्मेलन हो रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तटीय सुरक्षा की बात है तो ऑप्शन में अगर कोई भी ऐसा शहर नज़र आ रहा है, अब तो आपके सामने चेन्नई है, चेन्नई नज़र आ रहा है क्योंकि चेन्नई समुद्र तटीय क्षेत्र है और समुद्र के तट पे बसा हुआ शहर है। इस वजह से आप ये मान लीजिएगा कि तटीय सुरक्षा की बात कर रहा है तो तटीय क्षेत्रों में कहीं सम्मेलन हुआ होगा। तो अगर चेन्नई आपको नहीं भी याद आता है उस समय की याद, तो अगर ऑप्शन में मिल जाए तो लगा दीजिएगा। आपको ऑप्शन में अगर हैदराबाद दिया है, दिल्ली दिया है, तो फिर इन शहरों को लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तटीय सुरक्षा के संबंध की बात है तो तट का ही कोई ना कोई शहर आपको दिया जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये पहला है, इस वजह से महत्वपूर्ण है तटीय क्षेत्र के लिए। ये पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन है जो कि चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अमेरिका स्थित एक कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा एक सर्वे किया गया और उसमें बताया गया कि जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ये पूछ ले कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, एग्जाम में आ सकता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी एक लंबे समय से ये इस कार्य के लिए जाने जा रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री। अच्छा, ये जो लिस्ट आती है, ये लिस्ट कौन जारी करता है? तो अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म
ये एग्जाम में पूछ सकता है। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म, इम्पॉर्टेंट सूची में ये हर साल लगभग आ जाता है। एक कह सकते हैं कि जब संस्थाओं को कोई विशेष वर्क ना हो तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब जगहों पे ना कंपटीशन रखवा करके इसके आंकड़े निकाले जाते हैं। तो फॉर मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, और अमेरिका चूँकि हमेशा से उसकी इच्छा रहती है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरस्कार है या फिर नाम की बात आ जाए तो अमेरिका चूँकि कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल कंट्री होने के नाते कोशिश करता है कि नाम ऊपर ही बना रहे, अपनी मान सम्मान और इज्जत बरकरार रहे। लेकिन ये विश्व है और विश्व कंपटीशन पे चलता है। कंपटीशन में कौन आगे जा रहा है क्या जाने। तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट, बड़ा लंबा नाम है इसलिए आप परेशान ना हो कि ये आ सकता है क्वेश्चंस, ऑप्शन में आएगा, आप पढ़ के उसको। इन्हीं ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले क्या, अब 4-6-10 दिन की बात है, भारत ने अपने पड़ोसी एक देश को आर्थिक सहायता दी है, नाम है मालदीव। कितनी सहायता दी गई है? $100 मिलियन की। तो जानकारी में रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है इस करंट की, क्योंकि इस तरह के सहयोग तो साल भर में 2-3 बार दे ही देते हैं, चाहे नेपाल को दें, श्रीलंका को दें, मालदीव है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेबी है, सेबी ने अपना अभी बीएसए का जो सीईओ हैं, एमडी हैं और सीईओ चेंज किया है, नियुक्त किया है। तो कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको सेबी ने हाल ही में बीएसई का एमडी बनाया है? सेबी ने हाल में किसे बीएसई का एमडी और सीईओ बनाया है? ये नियुक्तियों से क्वेश्चंस बन सकते हैं और नियुक्तियों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिसेंटली जो भी एग्जाम होंगे उसमें संभावनाएं हैं ज़्यादा कि आने के। तो सुंदर रमन राममूर्ति जी हैं, नाम याद रखिएगा, सुंदर रमन राममूर्ति। ये बैंक ऑफ अमेरिका की जो भारत की जो शाखा उसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन तारीख है 29 नवंबर से 1 दिसंबर, नई दिल्ली 29 से 1 दिसंबर। ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर लिखिएगा आप। ठीक है, तो यह स्थान शिखर सम्मेलनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यह सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से प्रत्येक वर्ष जो रासायनिक हथियारों से पीड़ित व्यक्ति हैं या जिनकी डेथ हुई है उनकी याद में एक स्मरण दिवस के रूप में एक विशेष तारीख को उन्होंने महत्व दिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो तारीख कौन सी है? तो 30 नवंबर है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हर साल किस तारीख को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस तारीख को रासायनिक
युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 30 नवंबर, ठीक है। यह स्मरण दिवस मनाने की पहल है किसकी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कब से मनाया जा रहा है? 2005 से, ठीक है। 2005 से यह स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, अगर कभी इस तरह के डेट आपके पास सामने हो कि 2005 के बाद या 2006 के बाद, तो ऐसा इसलिए होता है कि क्या इससे पहले नहीं मनाया जा सकता था? ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2005 के बाद से शुरू किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। हुआ क्या था कि जब विश्व युद्ध के समय में जो रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए थे, आज आप देख रहे हैं रासायनिक हथियारों पे प्रतिबंध लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। किसी भी तरह के युद्ध में आप रासायनिक हथियार का इस्तेमाल, और जो जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है या परमाणु हथियार है, इनका इस्तेमाल आपसे वर्जित है, आप नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल। तो चूंकि बहुत खतरनाक होता है और इसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है, इस वजह से इसको प्रतिबंधित किया गया, बहुत सारे ट्रीटी करके, समझौते करके और कानून बना करके। उसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय जिन्होंने इस तकलीफ को झेला, उनके स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है कि अगर उनके परिवार में कोई बचा होगा तो उसकी आत्मा को, उसको भी खुशी होगी। दुख तो होगा, लेकिन इस बात से खुशी होगी कि चलिए हमारे पूर्वजों के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं शोक मनाती हैं, स्मरण दिवस मनाती हैं, और उन्हें याद आएगा अपने परिवारजनों की फिर से इस तारीख विशेष को कि हमारे पूर्वज में कोई इस घटना में अपनी जान गंवाए थे या फिर उससे पीड़ित थे। तो ये इतिहास को दोहराता है। इस तरह का जो दिवस होता है या कार्यक्रम होते हैं, वो इतिहास को कहीं ना कहीं दोहराते हैं। फोर्ब्स की 2022 की सूची आ गई है, जिसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी हैं और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी जी का स्थान है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अमीर व्यक्ति भारत के कौन है इस समय? गौतम अडानी जी हैं। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C54 का 54 का को लॉन्च किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसरो द्वारा PSLV C44। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके तहत कितनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसरो ने? तो 9 सैटेलाइट रही हैं। 44 द्वारा 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और इसमें इन 9 में 8 सैटेलाइट तो ऐसी रही, ये नैनो सैटेलाइट रही हैं। नैनो सैटेलाइट, ये पूछ सकता है आपसे कि कितनी नैनो सैटेलाइट का लॉन्च एक बार किया गया। और एक सैटेलाइट थी OceanSat 3, ये नाम आपसे पूछ सकता है, OceanSat 3, ठीक है। ये दो मिला करके 9 सैटेलाइट थी जो इसरो ने लॉन्च किया। किसके द्वारा? PSLV C44। एग्जाम में कभी पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म PSLV का, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और C का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बार एग्जाम में पूछा था ये चीज़, ये जो C लगा हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? तो C का मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी जब उस सैटेलाइट का इस्तेमाल हम, या उस लॉन्चिंग का या रॉकेट का इस्तेमाल जब हम करते हैं पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसे C लिखा जाता है वहाँ पे। तो कॉमर्शियल होता है। ये जो सैटेलाइट गई है, ये PSLV की कॉमर्शियल श्रृंखला की 54वीं सैटेलाइट है। यानी अब भारत ने PSLV से कॉमर्शियली 54 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, ठीक है। तो ये PSLV क्या है? PSLV वो रॉकेट है, आप कह सकते हैं कि वो बॉक्स है जिसमें सैटेलाइट को रख करके पहुंचाया जाता है, या गाड़ी कह सकते हैं जिस गाड़ी में सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ये वही है PSLV। तो इससे पहले 53 उड़ान भर चुकी है PSLV, और ये 54वीं थी कॉमर्शियली। ऐसे तो हम खुद के लिए बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन जो हम बिजनेस के पर्पज से लॉन्च कर रहे हैं उसमें ये 54वीं श्रृंखला का 54वीं सैटेलाइट थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, एक करंट था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, किसको दिया गया है?
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दिया गया? क्वेश्चन आ सकता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड जो है ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में किसे दिया गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में, वास्तु संग्रहालय। इस संग्रहालय को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1922 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1922 में स्थापित। उस समय इसका पहले क्या नाम था? तो पहले जो इस संग्रहालय का जो नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, इसका पूर्व नाम है, प्रिंस ऑफ वेल्स, पूर्व नाम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसी का नाम बदल करके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया गया, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। अगली न्यूज है कि WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम चेंज किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि WHO द्वारा जो मंकी पॉक्स है इसका नाम क्या है? मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है WHO ने, और छोटा कर दिया, बस मंकी को शॉर्ट कर दिया है। लेकिन इतनी सी चेंजिंग आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मंकी पॉक्स है क्या? एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। ध्यान रहे कि जूनोटिक क्या है? जूनोटिक का मतलब जानवर होता है, जानवरों की बीमारी है। ठीक है, जूनोटिक का मतलब जानवरों की बीमारी है, ये जानवरों से फैलती है। पहली बार इसे बंदरों में पहचाना गया था 1958 में, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बार 1958 में पहली बार बंदरों में देखा गया, बंदरों में पहचाना गया, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स। ठीक है, लेकिन समय के साथ फिर 1970 में पहली बार इसे मनुष्यों में पहचाना गया। 1970 में पहली बार मनुष्यों में पहचाना गया। ये आप नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस अर्थ वाटर 2022, मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता? (2022) इसका खिताब फिलिस्तीन की एक महिला ने जीता है। ठीक है, उनका नाम है नदीन अयूब। नाम थोड़ा सा लगता है कि पुरुष का नाम है। नदीन अयूब ने इस खिताब को जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन। देखो, जैसे मिस वर्ल्ड है, मिस अर्थ है, मिस यूनिवर्स है, मिस इंडिया है, इसी तरीके से मिस अर्थ वाटर, ठीक है, इनको चुना गया है। ये आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। भारत ने अभी हाल ही में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जो कि 29 दिसंबर से लागू हो रहा है। किस देश के साथ किया है? तो 29 दिसंबर को लागू हो रहे, ये तारीख मैंने लिख दिया, ध्यान रखिएगा।
29 दिसंबर को लागू हो रहे आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किसके बीच में ये समझौता हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये समझौता है क्या? आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है। आर्थिक सहयोग अर्थात इकोनॉमी से रिलेटेड जो मुद्दे होंगे इन दोनों देशों के बीच में, उसी के साथ सहयोग करना है। व्यापार से संबंधित मुद्दे जो हैं, तो इसमें होता क्या है कि सीमा शुल्क वगैरह जो है ये आपस में, जैसे दो मार्केट के दो लोग आपस में बातचीत कर लें कि भाई मेरा सामान आपके यहाँ जाएगा, तो गेट पे रोक करके ना बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह, बहुत ज़्यादा चार्ज मत लेना, जैसे टैक्स मत लेना, ताकि मेरा सामान भी प्रमोट हो सके, मेरी इकोनॉमी भी। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे यहाँ दाल भेजोगे, मैं दाल पे टैक्स नहीं लूँगा, शुल्क कम लूँगा, तो मैं आपके यहाँ चावल भेजूँगा क्योंकि मेरे यहाँ चावल ज़्यादा होता है, तो आप भी मत लीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं लूँगा। इसी को कहते हैं व्यापार समझौता। क्योंकि ये व्यापार आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्थिक सहयोग। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में जो समझौता हुआ वो 29 दिसंबर से लागू हो गया है, लागू होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की एक योजना है, नई चेतना या अभियान कह सकते हैं, नई चेतना अभियान। किसके लिए लॉन्च की गई है? यह अभियान किसके लिए चल रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। अभियान ये किसके लिए है? एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किसके लिए है, तो महिलाओं के लिए। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ठीक है, नई चेतना अभियान। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। वर्तमान में नोएडा का कि जो पुलिस कमिश्नर है वही हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है, ये पहली हैं, इसलिए मैंने कहा था महिलाओं से संबंधित अगर कोई बात होती है तो आप उसे तुरंत सीरियस लेंगे। ठीक है, तो यूपी की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। ठीक है, पूछ सकता है कि वर्तमान में कहाँ है। अगर क्योंकि इन लोगों में होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाता है 2 महीने बाद। अब आज मैंने आपको बता दिया कि नोएडा की कमिश्नर ये हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर चेंज हो जाएंगे तो कोई और आएगा। ट्रांसफर हो गया तो आप एग्जाम में 2 महीने बाद बैठे और पता लगा कि इनका ट्रांसफर हो गया 1.5 महीने में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में कहाँ के कमिश्नर हैं। तो जब उस समय जहाँ रहेंगे वहाँ का आप ध्यान रख के उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक और है, एक कुंबले सुंदर राव जी थे जिनका अभी निधन हुआ है। निधन से मैंने एक भी अभी इन्फॉर्मेशन चर्चा नहीं किया था आपसे, तो देख लीजिए। कुंबले सुंदर राव जी का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कुंबले सुंदर राव जी, इनका निधन हो गया, तो ये किससे संबंधित थे? यक्षगान कलाकार थे, ये आप ध्यान रखिएगा। यक्षगान कलाकार थे। ठीक है, एक पुस्तक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक चर्चा में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किताबों से भी पुस्तकों से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए भी हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक, इसको लॉन्च किसने किया है? किसके द्वारा इनका विमोचन किया गया है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक है, तो पुस्तक का विमोचन कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये भारत के वर्तमान में क्या हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा
जानते रहिए कि ये विशेष पर्सन किस पद पे इस समय बैठे हुए हैं। तो ये तो कुछ सप्ताह भर के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम रहे हैं जो मैंने आप